दोस्तों, जब एक लड़की एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाती है और इंटरव्यू की लाइन में खड़ी रहती है, उसी दौरान उसके सामने एक चपरासी आता है और कहता है, मैडम चाय लेंगी या कॉफ़ी लेंगी। क्योंकि लड़की लाइन में खड़े लगते हुए उस चपरासी को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि देखने में ही वो इतनी खूबसूरत लग रही थी और पढ़ी लिखी और सलीके से जब वो लाइन में खड़ी रहती है तो ये बात उस चपरासी से बर्दाश्त नहीं होती है और वो मजबूर होकर उस लड़की के पास आता है और उससे पूछता है कि आपको चाय पिलाएं या कॉफ़ी पिलाएं। ये सुनने के बाद वो लड़की भी उस चपरासी की तरफ देखती है और कहती है कि जो तुम्हें पसंद हो, जो तुम पीते हो और जो यहाँ पर मिलना संभव है वो पिला दो तुम। तो वो चपरासी लाता है और एक चाय पिलाता है। लड़की जाती है, कमरे में इंटरव्यू देती है और इंटरव्यू दे के जैसे ही बाहर आती है वहीं बगल के कुर्सी पर बैठ जाती है और कुर्सी पर बैठने के बाद वो लड़की उसी कुर्सी पर बेहोश हो जाती है। अब जब वो लड़की बेहोश हो जाती है, अब जैसे ही वो लड़की होश में आती है तो देखती है सामने कि उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है और एक बुढ़ा आदमी उसके साथ कुछ करने की कोशिश करता है, उसके प्राइवेट पार्ट को छूता है और दबाने की कोशिश करता है। वो लड़की इस बात का विरोध तो करना चाहती थी, लेकिन इतना उसके अंदर दम नहीं रहता है कि वो इस बात का विरोध कर पाए, और एक के बाद एक कर तकरीबन 3 से 4 आदमी आते हैं। सब लोग उसके साथ खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा जो नहीं होता है। देखते ही देखते 15 लोगों ने उसके साथ एक एक कर संबंध बनाना शुरू कर दिया। अब जैसे ही इस लड़की को होश आए, ये पानी मांगे, खाना मांगे, तो इसे ना पानी दिया जाता था ना खाना दिया जाता था और बिना कपड़ों के सिर्फ उसी कमरे में रखा जाता था। अब ये लड़की रोती है, गिड़गिड़ाती है, ये पूछती है कि आखिर मेरे साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप जो कर रहे हैं वो तो मैं करने के लिए तैयार ही हूँ, लेकिन आप मुझे मार क्यों रहे हैं इतना? वो लोग कुछ नहीं बताते हैं और सिर्फ अगर कुछ करते हैं तो इस लड़की को बेहद बेरहमी से पीटते चले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व के सीरीज में आज की इतनी बेदर्द कहानी शायद आपने अपने जीवन में नहीं सुनी होगी और आप भी ये बात कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर भाई हो तो ऐसा भाई चाहिए। हर लड़कियों के जीवन में भाई ऐसा ही होना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा विनम्र निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर हम उसी कहानी पर आते हैं। दरअसल दोस्तों, ये लड़की बंगाल की रहने वाली होती है। ये इसकी एक सहेली होती है ज्योत्सना, और इस लड़की का नाम होता है स्वीटी। स्वीटी और ज्योत्सना दोनों एक साथ एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते रहते हैं। दोनों इतने अच्छे दोस्त होते हैं कि पूछिए नहीं, और दोनों कुछ इस तरीके से एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं कि ये लगता ही नहीं कि दोनों सगी बहन नहीं है। एक दिन जब ज्योत्सना ऑफिस आती है तो रोने लगती है और बार बार यही बात कहती है कि काश मेरे घर वाले मेरा सपोर्ट करते तो मेरा इससे भी बड़ी कंपनी में जॉब लग जाता। इस पर स्वीटी उससे पूछती है कि आखिर कहाँ तुम्हारा जॉब लगने वाला है और यहाँ जॉब करने में तुम्हें क्या दिक्कत है? 30 से 35 हज़ार रुपये यहाँ तो मिल ही रहे हैं। तो कहती है, नहीं यार, मुझे दिल्ली में एक ऑफर आया है, अगर वहाँ जॉब मेरा लग जाएगा तो वहाँ की स्टार्टिंग ही 1 लाख रुपए से है। अब ये सुनती है तो थोड़ी सी स्वीटी के मन में लालच आ जाती है। ये कहती है, अरे यार, तेरे घर वाले नहीं जाने दे रहे हैं तो मुझे तो कम से कम भेज दे, मैं इसे हैंडल कर लूँगी और मैं अपने परिवार वालों से भी बात कर लूँगी। अब ये सुनना ही था कि वो कहती है, ठीक है, अगर तुझे जाना है तो रमजान भाई के साथ तू चली जा। और वो यही कहते हुए यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई रहती है। और इधर ये लड़की यहाँ इंटरव्यू देती है और इंटरव्यू देने के बाद जिस जगह पर पहुंची रहती है वो जगह होती है देश की राजधानी दिल्ली के अंदर। एक थाना आता है कमला मार्केट, और कमला मार्केट थाना में एक इलाका पड़ता है जीबी रोड, और जीबी रोड के ही 68 नंबर कोठे के 46 नंबर कमरे में ये लड़की बिना कपड़ों के रहती है। और एक के बाद एक कर इस मजबूर लड़की के ऊपर जितने भी लोग वहां आते हैं अपनी हवस मिटाने के लिए, उनसे अच्छा खासा पैसा वसूला जाता और उन्हें इसी लड़की के सामने भेज दिया जाता। और वो ये लड़की
जैसे ही चिल्लाने की कोशिश करती, जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश करती, इसे मारा जाता, पीटा जाता, यहाँ तक कि 12 से 14 दिनों तक इसे खाना तक नहीं दिया जाता, सिर्फ और सिर्फ पानी से। जब ये बिल्कुल टूट जाती है, ये समझ जाती है कि मेरी ज़िंदगी यही है, मुझे यही करना पड़ेगा, तो आखिरकार हार मानकर वो वही काम करने के लिए राजी हो जाती है। अब इसके बाद धीरे धीरे एक के बाद एक ग्राहक आते और इसके साथ जो मर्जी वो करते जाते, और इस लड़की के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि ये इन बातों का विरोध कर पाती। लेकिन वहीं दिल्ली के करोल बाग का रहने वाला एक शख्स भी उसी कोठा नंबर 68 के 46 नंबर कमरे में जाता है और उस लड़की से संबंध बनाता है। बातचीत के दौरान पता चलता है कि वो यहीं पास के इलाके का रहने वाला है। स्वीटी उसे खुश करती है और अच्छी बातचीत करती है। वो एक बार के बाद दोबारा आता है, दोबारा के बाद वो तीसरी बार मिलने के लिए आता है, और जब वो तीसरी बार मिलने के लिए आता है तो स्वीटी बेहद ही गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए उससे कहती है कि ये मेरे भाई का नंबर है, एक बार अगर आप उसको फ़ोन कर देती तो बड़ी मेहरबानी होती आपकी, क्योंकि मेरा भाई और मेरे घर वाले, मैं पिछले 3-4 महीने से यहीं पर हूँ, मेरे घर वाले और मेरा भाई मुझे बहुत खोज रहे होंगे। लेकिन वो शख्स कहता है कि नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोठे वाले मुझे ही जान से मरवा दें। वो बहुत रिक्वेस्ट करती है, कहता है चलो ठीक है, तुमने मुझे इतनी अच्छी सर्विस दी है, आज तक ऐसी सर्विस मुझे कहीं मिली नहीं थी, मैं तुम्हारा ये काम जरूर करूँगा। अब वो कोठे से जैसे ही बाहर जाता है, अपना मोबाइल निकालता है और एक नंबर पर फ़ोन करता है, और जैसे ही फ़ोन उधर से उठता है वो बोलता है हेलो, इधर से भी बोलता है हेलो, क्या तुम स्वीटी के भाई बोल रहे हो? तो वो कहता है हाँ मैं बोल रहा हूँ, मगर आप कौन बोल रहे हैं? तो कहता है कि मैं कौन बोल रहा हूँ इस पर ध्यान मत दो, लेकिन तुम्हारी बहन स्वीटी दिल्ली के जीबी रोड के कोठा नंबर 68 में कमरा नंबर 46 में है, और उसने ये कहा था कि ये जानकारी तुम्हें दे दिया जाए। अब जैसे ही वो लड़का इस जानकारी को सुनता है, तुरंत दौड़ कर जाता है, अपने माँ बाप से ये परमिशन लेता है कि मुझे दिल्ली जाना है और दीदी का पता लग चुका है। अब इतने दिनों से वो लड़की गायब थी कि वो लोग भी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और इसे तुरंत पैसे देते हैं और कहते तुम दिल्ली जाओ, जल्दी से जल्दी दीदी को लेकर आओ। अब वो लड़का बंगाल से निकलता है और दिल्ली पहुंच जाता है। जब दिल्ली पहुंचता है, उस शख्स के नंबर पर बार बार फोन करता है कि बताइए ना कहाँ है मेरी दीदी। तब वो आता है और पूरी कहानी इस लड़के को बताता है। अब ये लड़का अपने अंदर एक दम बनाता है और उसी दिल्ली के जीबी रोड की कोठा नंबर 68 पर जाता है, और वहां जाने के बाद ये लड़का उसके मैनेजर से कहता है कि मुझे किसी के साथ वक्त बिताना है, कोई है आपके पास ऐसा जिसके साथ मैं वक्त बिता सकूं? एक एक कर तकरीबन उसके सामने 46 लड़कियां सामने आती हैं, लेकिन उसे इनमें से कोई भी लड़की पसंद नहीं आती है, क्योंकि उसे तो सिर्फ एक लड़की से मतलब रहता है और वो थी स्वीटी, और उसे सिर्फ उसी से ही मिलना था। अब ये सिलसिला आगे बढ़ता रहता है, लेकिन जब कोई नहीं आता है तो वो बेहद हताश और निराश हो जाता है कि तभी मैनेजर के पिछले वाले कमरे से एक मालकिन की आवाज़ आती है और वो कहती हैं, अरे जो आजकल बड़ी डिमांड में चल रही है, जो नई नई आई है 2 महीने पहले, उसकी फ़ोटो इसको दिखाओ, ज़रूर पसंद आ जाएगी और ये ज़रूर उसके साथ वक्त बिताएगा। अब जैसे ही वो अपने बहन की फ़ोटो देखता है तो पसंद कर लेता है, कहता है हाँ मुझे यही चाहिए। अब वो मैनेजर कहती है अभी ये खाली नहीं है, तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा और इसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे चुकाने पड़ेंगे। वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगा। कि तभी 10 से 15 मिनट इंतज़ार करने के बाद एक दरवाज़ा खुलता है और दरवाज़ा खुलते ही एक आदमी बाहर निकलता है और स्वीटी भी चल के लड़खड़ाते कदमों से बाहर ही आती है कि तभी वो अपने भाई को देखती है। वो शर्म से उसकी आंखें नीचे हो जाती हैं और उसका भाई भी उसका हाथ पकड़ता है और उसी कमरे में लेकर चला जाता है। अब दोनों एक दूसरे को पकड़कर रोने लगते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि क्या से क्या हो गया। और इधर स्वीटी अपने भाई का मुंह दबाए रहती है कि ये रोने की आवाज़ कहीं बाहर ना चले जाए, और उसका भाई स्वीटी की आवाज़ मुंह दबाए रहता है कि रोए तो आवाज़ ना बाहर सुनाई दे। देखते ही देखते समय बीतने लगता है। पूरी कहानी भाई बहन से जानता है और जानने के बाद जैसे ही उसकी एक टाइम पीरियड होता है
उस कमरे के अंदर रहने का वो समय हो जाता है, वो दरवाजे को खटखटाने लगती है, कहती है बाहर निकलो वरना चार्ज तुम्हारा और बढ़ जाएगा। वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मुझे 10 मिनट और वक्त बिता लेने दो, जो भी पैसा होगा तुम्हें हम एक्स्ट्रा दे देंगे। अब ये बात उन्हीं दोनों में हो रही होती है और उसके बाद स्वीटी जब पूरी कहानी बताती है और बताती है कि मेरे ऊपर इस तरीके से अत्याचार हुआ, जब मैं नहीं ये सब करने के लिए तैयार रहती थी तो मुझे इंजेक्शन दे दिया जाता था, जिससे मुझे भूख और प्यास तो नहीं लगती थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरी शरीर उत्तेजना से भर जाती थी और मुझे इसी तरीके का काम करने के लिए उत्तेजित करते थे ये लोग, और आज भी ये लोग मुझे इसी तरीके का इंजेक्शन लगाए हुए हैं। ये सुनकर भाई और रोने लगता है। भाई का तो मानो ऐसे होता है जैसे कलेजा फट जाएगा और उसे किसी को शक ना हो, इस वजह से वो वहां से निकलकर बाहर चला जाता है। बाहर आने के बाद उसका दिमाग काम नहीं करता, वो सोचता है अगर मैं कहीं पुलिस वाले से जाकर मिलूंगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि पुलिस वाले भी मिले हों और मेरी बहन इस दलदल से कभी निकल ना पाए। भाई कुछ सोच समझ नहीं पाता है। फिर अगले दिन ये 68 नंबर कोठे के 46 नंबर कमरे में फिर जाने के लिए बेकरार रहता है, फिर पैसे पेमेंट करता है और भाई बहन दोनों से बातचीत होती है। तो कहती है कि देखो यहाँ से अगर मुझे कोई बचा सकता है तो वो है महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, और उनके सिवा मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता है। तो कहता है कि वो कैसे बहन, तो बताता है कि तुम वहाँ चले जाओ महिला आयोग में और स्वाति मालीवाल से मिलो, सुनते हैं कि वो सबकी मदद करती हैं और ख़ास तरीके से यहाँ पर कुछ दूसरे तरीके से आई हुई महिलाओं का तो विशेष रूप से वो मदद करती हैं। अब लड़के को कुछ समझ में तो आता नहीं है, वो स्वाति मालीवाल जी से तो नहीं मिल पाता, लेकिन उसी महिला आयोग की एक सदस्य होती हैं किरण जी से वो मिलता है और अपनी पूरी बात बताता है और साथ साथ ये भी बताता है कि उस कोठे के कमरे नंबर 46 में मैं गया भी था और आज भी मैं अपनी बहन से मिलकर आ रहा हूँ। जब ये बात वो सुनती हैं तो उनकी भी आंखें भर जाती हैं और ये पूरी घटना की जानकारी महिला आयोग की सदस्य स्वाति मालीवाल जी को देती हैं, जो महिला आयोग की अध्यक्ष होती हैं। उसके बाद वो उस इलाके के डीसीपी को फ़ोन करती हैं, जिन डीसीपी का नाम होता है मंजीत सिंह रंधावा। और मंजीत सिंह रंधावा भी जब ये पूरी कहानी सुनते हैं तो उनके भी होश उड़ जाते हैं कि बताओ वो कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आई थी और कोठी पर कैसे पहुंच गई। लेकिन वो कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं मैडम, आप लोग जिस दिन तारीख तय कर लीजिए इस लड़के को पहले भेज दीजिएगा और फिर उसके बाद हम लोग उसी दिन छापा मारेंगे, ये लड़का उसी कमरे में रहेगा ताकि इसे हम लोग सुरक्षित वहां से बाहर निकाल सकें। अब इतना ही सुनना था कि तीनों लोगों ने मिलकर एक योजना बनाई और एक तारीख तय किया गया और वो तारीख था 9 अगस्त 2019। 9 अगस्त को 2019 को ये व्यक्ति तकरीबन 12 बजे के आसपास उस कोठी पर जाता है और उस कमरे के अंदर चला जाता है और पूरा प्लान यहाँ से रेडी रहता है। डीसीपी साहब के साथ तमाम उच्च अधिकारी, महिला आयोग की अध्यक्ष, वो महिला आयोग की सदस्य किरण जी भी, सारे लोग मौजूद रहते हैं। और अचानक से उस दिन जीबी रोड की कोठा नंबर 68 पर अचानक से जब छापा पड़ता है और उस कमरे तक जब पुलिस पहुंचती है तो सुरक्षित इन भाई बहनों को बाहर निकालती है और किसी तरीके से इस लड़की की जिंदगी बच पाती है। और इन बातों को वहाँ की स्थानीय मीडिया अखबारों में बेहद ही अच्छे रूप से छापती है और इन लोगों के काम की भी काफ़ी सराहना करती है। स्वाति मालीवाल जी की भी काफ़ी सराहना करती है, क्योंकि बिना उनके मदद के ये काम होना बिल्कुल असंभव सा था। उसके बाद ये भाई बहन दोनों बेहद ही शुक्रगुजार होते हैं, बेहद ही सारे अधिकारियों के शुक्रगुजार होते हैं। खास तौर से डीसीपी मंजीत सिंह रंधावा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद ये लोग कहते हैं, जिसकी वजह से उस लड़की की ज़िंदगी बच पाती है और किसी तरीके से वो फिर दिल्ली से यानी देश की राजधानी से अपने प्रदेश बंगाल चली जाती है। इस लड़की का नाम हमने काल्पनिक रखा था स्वीटी। दोस्तों, अगर जीवन में किसी को भाई मिले तो ऐसा भाई मिले ताकि बहन की मदद कुछ इस तरीके से कर पाए। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।